नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अपन अष्टांग हृदय की बात करेंगे, जिसमें अपन ने 2 चैप्टर अपन ने देख लिए थे। ठीक है। और अभी अपन देखेंगे अपन थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या देखेंगे अपन। तो ऋतुचर्या में अष्टांग हृदय में अगर देखें अपन तो उसमें तो तीसरा चैप्टर है, लेकिन चरक सूत्र स्थान में अगर अपन ऋतुचर्या देखें तो वो चैप्टर 6 में बताया है। ठीक है। तो ऋतुचर्या में बेसिकली अपन देखते कैसे हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक तो ऋतुएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है। और उनके मास वगैरह कि किस मास में कौन सी ऋतु रहती है, बिल्कुल। दूसरी चीज़, ऋतुओं में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उनमें किस प्रकार से खान पान कैसा रहना चाहिए, कौन से रसों का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार की अपन ऋतुचर्या में बात करेंगे। अब सब बात है क्वेश्चन कैसे आते हैं ऋतुचर्या के। क्वेश्चंस की अपन बात करें तो सब कुछ 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो एक तो आदान काल और विसर्ग काल के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है। आदान काल और विसर्ग काल के बारे में क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो एक तो ये बात अपन करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो ऋतु है, जैसे मान लीजिएगा शरद ऋतु है तो शरद ऋतु को एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है। वसंत ऋतु का पूछ लेते हैं, वो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी ऋतुओं का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्व रखती हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है हंसोदक का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, हंसोदक क्या होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है बहुत बार। ठीक है। जनरली ये मात्रा सीती है जैसे अध्याय हैं उनमें से भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और इसमें से भी आता है कि जो अध्याय है, ऋतुचर्या का अध्याय है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। तो उसमें क्या होता है, अपने को पूरा का पूरा करना होता है। ठीक है। तो अपन बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो बहुत अच्छी बातें हैं उनकी बात करेंगे अपन, जो एकदम अच्छा मटेरियल है। बाकी जो फालतू की बातें हैं वो आप बुक से देख लीजिएगा। बाकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं समझने लायक, उनको अपन बहुत ओरिएंटेशन के साथ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें, 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको 100% पढ़ना है, और ये मोर देन सफिशियंट है। अगर आप देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें महीनों की, तो आप ये वाला सीक्वेंस जो है ऋतुओं का, ये जो सीक्वेंस बता रखा है, ये आप याद करें कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस प्रकार से इस सीक्वेंस में इसको याद रखें। इसके काफ़ी फायदे हैं। ठीक है। तो बात करें ये इस प्रकार करके माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो इस प्रकार से करके ये 2-2 महीने बांटे गए हैं। टोटल 12 महीने हैं, और ये इस प्रकार से ऋतुओं में बटे हुए हैं। जनरली अपन 3 ही ऋतु देखते हैं, लेकिन अगर अपन हिंदी महानुसार देखें तो अपने को 6 ऋतु देखने को मिलेंगे। अब साहब ये जो 6 ऋतुएं हैं इनको आगे जो है बांटा गया है 3-3 करके। हालांकि ये जो है ये मास होते हैं, उत्तरायण मास हैं, ये 6 मास हैं, ये उत्तरायण है, और बचे हुए 6 जो है ये दक्षिणायन है। ठीक है। तो ये 6 मास हो गए, और ये इनको ऋतुओं ने फिर यह आदान काल हो गया। इस ये 2-3 ऋतु इनको अपन ने क्या बोल दिया, आदान काल बोल दिया। और ये जो बचे हुए जो दक्षिणायन वाले भाग है इसको अपन ने बोल दिया विसर्ग काल। ठीक है। अपन देखेंगे ये जो आदान काल है, विसर्ग काल है, इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली पूछे ही जाते हैं। आदान काल की अगर बात करें तो आदान करना मतलब लेना होता है, जो बल होता है क्षीण होता है यहाँ पे। और विसर्ग काल में जो है वो गिविंग होता है, विसर्ग देना, विसर्जन करना या फिर देना। ठीक है। अब साहब बात करें आदान काल में, अगर अपन यही थोड़ा सा समझें इसको, तो आदान काल में मतलब बल ले रहा है तो मैक्सिमम बल जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। समझ रहे हो ना, बल ले रहा है तो सबसे ज़्यादा बल अपने पास में यहाँ रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बल रहेगा। फिर ये आदान काल हो रहा है तो यहाँ मध्यम हो जाएगा। यहाँ अगर बल उत्तम है तो यहाँ जो सेकंड है यहाँ पे मध्यम हो जाएगा, और यहाँ एकदम अल्प हो जाएगा। अब विसर्ग काल में क्या है, विसर्ग काल में बल दे रहा है, आपको देगा बल। तो कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु थी, अब ऋतु तो अगले ही दिन से शुरू होगी, मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो इसके बाद में ऋतु संधि आता है बीच में। अपन ऋतु संधि की बात करेंगे। जो 2 ऋतुओं के बीच में संधि होती है, जोड़ होती है, उसको ऋतु संधि बोलते हैं। तो ऋतु संधि के पश्चात वर्षा ऋतु शुरू होगी। कहने का मतलब किसी प्राणी में बल अगर कम है, आदान काल ने क्या किया, बल ले लिया, लेकिन यहाँ पे कम है, अल्प बल है, तो यहाँ पे भी अल्प ही रहेगा ना, वर्षा ऋतु में भी बल अल्प रहेगा। इसके बाद में आदान काल जो विसर्ग काल है उसमें बढ़ेगा तो यहाँ पे मध्यम हो जाएगा, और हेमंत में फिर से उत्तम हो जाएगा। समझ रहे हो। और हेमंत के बाद फिर से शिशिर ऋतु आएगी। ठीक है। तो ये अपन यहाँ से शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो हेमंत ऋतु से शुरू करेंगे, फिर आपके समझ आए यहाँ से शिशिर, इस प्रकार से अपन सिक्वेंसली इनको पढ़ेंगे। जी हाँ। तो ये 6 ऋतुओं की बात हो गई। वापिस ये अभी बात की, इनको थोड़ी सी और करेंगे। अभी अपन देखते हैं आदान काल की बात करेंगे।
तो आदान काल में क्या होता है, बल लिया जाता है। लेने का मतलब ये हो गया कि आपका बल जो है वो क्षीण हो जाएगा। क्षीण क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य जो होता है उसकी वो बलवान होता है सूर्य, ये मान के चलिए आप। तो सूर्य की ऊष्मा होती है, उसकी वजह से जो है वो बल क्षीण हो जाता है। सबसे पहले बात करें कि सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण होती हैं, ठीक है। तीक्ष्ण और उष्ण होने की वजह से हवाएं क्या हो जाती हैं, फिर हवाएं उष्ण हो जाएंगी, ठीक है, रुक्ष हो जाएंगे, रुक्ष सूख जाएगी हवा, और लू चलती है, अपन समझते हैं ना, लू चलती है, लूओं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चलेगा, लू चलती है तो क्या होता है साहब, तालाब वगैरह सूख जाते हैं। पृथ्वी का जो सौम्य गुण होता है, सौम्य मतलब शीतलता, जो शीतल गुण होता है ना, सौम्यता होती है, वो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का सौम्य गुण होने का मतलब ये है कि जितने भी प्राणी मात्र हैं, कहने का मतलब पृथ्वी में जैसे जलाशय है, जलाशय क्या होंगे, जो उष्ण हवा चलेगी, रुष्ण हवा चलेगी, लू चलेंगे तो जलाशय सूख जाएंगे। तो जो जीव जो जलाशय पे पानी पीने की निर्भर है वो भी सूख जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पे पेड़ पौधे जो भी हैं, प्राणियों को जो शारीरिक बल होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा। तो आदान काल ने क्या किया, जो प्राणी मात्र की जो शारीरिक बल था उसको क्या किया, क्षीण किया, ठीक है, समझ रहे बात को। अब क्या करेंगे साहब, अपन ने कहा था कि साहब आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म करके 3 ऋतुएं अपन ने बताई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपन रसों की बात करते हैं कि शरीर में कौन से रस प्रधान रहते हैं। तो इसमें जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो आदान काल की ऋतु है, इसमें शिशिर में जो है तिक्त रस होता है, वसंत में कसाय रस प्रधान होता है, और ग्रीष्म में कटु रस जो है वो शरीर में प्रधान रहता है, ठीक है। जी हाँ, तो ये रसों की प्रधानता है, ये भी आप याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आगे भी अपन विसर्ग काल में भी इसी प्रकार पढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरी बात है विसर्ग काल, इसको दक्षिणायन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा बलवान होता है। तो ये आप भी जानते हो कि सूर्य जो है वो किसका प्रतीक होता है, उष्णता का होता है, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। रातें हमेशा ही ठंडी होती हैं, चाहे आप गर्मियों की बात करें चाहे सर्दियों की, ठीक है। सौम्य होने के कारण क्या होता है, प्राणी मात्र को बल देता है ये, ठीक है। अब चंद्रमा इसमें बलवान रहता है, और वर्षा व शीतल हवाएं रहती हैं, तो क्या हो जाएगा, भूतल का जो है संताप शांत हो जाएगा, जो ताप था वो शांत रहेगा। कौन से में, विसर्ग काल में, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कि विसर्जति ददाति बलम इति विसर्ग काल, तो विसर्ग काल में क्या होता है, बल दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं। और इसमें साहब 3 ऋतुएं रहती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। और इसमें जो रसों की बात करें तो अम्ल, लवण और मधुर रस जो है इसमें प्रधान रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज हो गई कि साहब बलों की बात करें अपन, कि बल का चय अपचय, मैंने शुरुआत में समझाया था कि साहब 2 ऋतुओं में मैंने कहा था कि सबसे नीचे जो है वो हेमंत थी और सबसे ऊपर शिशिर थी। तो अपन ने कहा था कि जो हेमंत ऋतु है उसमें बल बढ़ता बढ़ता उत्तम हो जाएगा, और शिशिर ऋतु में उत्तम रहेगा, और आदान काल की वजह से कम होता होता अल्प हो जाएगा। तो अपन ने नीचे की ले ली हेमंत और ऊपर की शिशिर, इन दोनों में कौन सा बल रहेगा, उत्तम बल रहेगा, ठीक है। शरद और वसंत जो है वो इसमें क्या रहेगा, इसमें मध्यम बल रहेगा। और वर्षा और ग्रीष्म की बात करें तो इसमें रहेगा अल्प बल रहेगा। समझ रहे हो बात को। अब साहब आगे चले अपन, यहाँ पे अपन देखेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रिक लिख लीजिए, याद कैसे रखें इस चीज़ को। जो बात अपन ने अभी की है, 2 बातें की हैं, उनको अपन देखते हैं कि साहब ये सीक्वेंस अपने याद है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, कैसे भी करके आप इसको याद कीजिए, ठीक है। ठीक है, बहुत सरल है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें बलों की, तो मैंने बलों के लिए बोला था कि साहब एक ऊपर की और एक नीचे की अगर आप लेंगे, मान लीजिए भूल जाते हैं, तो ये आपने एक ये लिया, एक ये लिया, तो इनका जो बल है वो रहेगा उत्तम बल रहेगा, ठीक है, सबसे अधिक बल रहेगा। अब आपने दूसरा क्या लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, है ना, इसमें क्या रहेगा, इसमें मध्यम बल रहेगा, ठीक है। और ये जो बीच की है, ये और ये, इसमें क्या रहेगा, इसमें अल्प बल रहेगा, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने, बल की बात की, ठीक है, बल की बात की। अब दूसरी बात है रसों की। तो रसों का भी एक जो सीक्वेंस होता है ना। अब रस आपके याद नहीं, आपने आदान काल की ऋतुएं देखी, लेकिन रस है ना याद नहीं। तो रसों का कैसे याद करना, ये अपने को पता है कि ऊपर की 3 आदान काल की और नीचे की 3 जो है वो विसर्ग काल की है।
तो रसों की बात करें तो रस अपन ने याद कर रखे हैं कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, ऐसे करके अपन ने याद कर रखे हैं। तो अपन ने कहा कि साहब जो ये पहला है मधुर, ये दूसरा अम्ल और ये लवण, ठीक है। अपन ने क्या किया 1 2 3, ठीक है। ये हो गया चौथा कटु, ये कटु लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सीक्वेंस अलग अलग है, आप मैंने कटु तिक्त कसाई लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। 1 2 3 बीच वाले पे 3 और 4 5 6, तो इस प्रकार करोगे तो ये आपको रस याद रह जाएंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन है, ये दोनों चीज़ें जो बल और ये जो रसों की बात है वो आप हर प्रकार के प्रश्न में, अगर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो ऐसे लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजीली अपन लिख भी सकते हैं कि जैसे ये मधुर है, ठीक है, ये अम्ल हो गया, यहाँ पे ये लवण हो गया, है ना, चौथे में कटु हो गया, और ये तिक्त हो गया, और ये कसाय रस हो गया। तो ऐसे आप जो रस हैं उनको याद रख सकते हो और जो बल है उसको याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या की सबसे पहले, ठीक है। तो 6 ऋतुएं हैं, अपन हेमंत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमंत ऋतुचर्या की बात अपन करेंगे सबसे पहले। और हेमंत ऋतुचर्या में अपन देखें कि प्रातःकाल के कर्तव्य, कि सबसे पहले उठते ही प्राणी को क्या करना है, ठीक है। जहाँ पे छोटी छोटी श्लोकों की लाइन है जो ठीक लगी हैं उनको लिया गया है, और बड़े श्लोक हैं उनको स्किप किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्लोक हो जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले सेवेत स्वाद्व अम्ल लवणान रसान, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि साहब प्रातःकाल समय पर उठकर मलमूत्र करने के बाद, ठीक है, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने को हेमंत ऋतु में क्या करना है, मधुर अम्ल और लवण रसयुक्त पदार्थों का सेवन करना है। अब जब इन्होंने क्या कहा कि साहब प्रातःकाल सेवन करना है, ठीक है, प्रातःकाल सेवन करना है। हेमंत ऋतु में क्या होता है साहब, रातें जो है वो लंबी होती हैं, रातें इसमें लंबी होती हैं। तो रातें लंबी होने की वजह से आपको क्या होगा कि आपको एक तो जाग जल्दी आ जाती है ना, प्रातःकाल अपन जल्दी उठ जाते हैं ना, आप भी देखते हो। एक तो प्रैक्टिकल रह के देखना चीज़ों को, मतलब जैसे सर्दी का मौसम रहता है हेमंत ऋतु में, तो सर्दियों में रातें थोड़ी लंबी रहती हैं, तो जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे ही, है ना, निकल जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि साहब जल्दी भूख लगती है सुबह पहले, ठीक है। तो सुबह भूख लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूख लगी तो ऐसे हो गए, आपको जो दैनिक कर्म है वो आपको सुबह करना ही है। उसके बाद जो है वो आपको मधुर अम्ल और लवण रस जो है उनका सेवन करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात अपन करें, प्रतिदिन वातनाशक तेलों से मालिश करनी है तथा व्यायाम करने हैं, ठीक है। ये 2 काम करने हैं। अब आपने मालिश की, व्यायाम की, उसके बाद आप नहाने जाओगे, तो स्नान आदि विधि अपन देखें। तो देखिए सबसे पहले जो आपने मालिश की है, ठीक है, अभ्यंग किया है, आंवला आदि कसेले द्रव्यों के कल्क से अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपने वातनाशक जो तेल है उनसे आपने क्या की है, मालिश की है। अब उसके बाद आपको विधि पूर्वक स्नान करना है, और इसमें जो विधि बताई है वो बताई है द्रोणी अवगाहन। द्रोणी टबगु बोलते हैं साहब, जो अपन बाथिंग टब होता है ना उसमें ऐसे बैठ के अंदर डुबो के, आचार्यों ने बताया कि सिर आपको बाहर रखना है, शेष जो शरीर है उसको डुबो के रखना, उसको बोलते हैं द्रोणी अवगाहन, ठीक है। तो ये जो विधि पूर्वक स्नान है, और स्नान विधि कौन सी है, द्रोणी अवगाहन। इसके बाद आपको क्या करना है, कुमकुम कस्तूरी आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप लगाना है, और उसके पश्चात आपको भोजन करना है। तो साहब अपन बात करेंगे कि भोजन में भी क्या खाना है, ठीक है। तो ये बात भी अपन करेंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ऐसे भी लिख के आओगे तो भी अच्छे नंबर मिलेंगे, साथ में आप थोड़ा पैराग्राफ बना के भी लिख देना, ठीक है। मैं बात समझाने के लिए थोड़ा इस प्रकार से लिख रहे हैं। भोजन की बात करें तो बहुत ही साधारण सी बात है, भोजन में घी तेल में भुना गया मांस रस, ठीक है, गुड़ से बने पदार्थ, है ना। अब सर्दियों में गुड़ खाते हैं अपन, काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़। गेहूं का आटा, इक्सू रस हो गया, दूध द्वारा निर्मित पदार्थ, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ मध्य उड़द की दाल, तो ये सब चीज़ें जो है वो हेमंत ऋतु में खाने योग्य हैं। इसके बाद एक श्लोक में नाम आएगा, वहाँ पे क्या है कि आप देखोगे तो उसमें थोड़ा कपड़ों का जिक्र किया गया है। तो अपन जानते हैं कि ऊनी वस्त्र होने चाहिए, है ना, नीचे तो ऊनी वस्त्र बिछा होना चाहिए, ओढ़ने के लिए ऊनी वस्त्र होना चाहिए, ताकि अपन अपने आप को सर्दी से थोड़ा बचा सकें। तो उसमें एक श्लोक में नाम लिखा हो प्रवेणी, तो प्रवेणी का मतलब है रंगीन ऊनी वस्त्र को बोलते हैं प्रवेणी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, निवास विधि, आपको रहना कैसे स्थान पे है, ठीक है।
तो इसमें है कि अंगार ताप संतप्त गर्भ, दूसरा नाम है गर्भ भूवेश। ठीक है, तो आचार्य ने कहा कि साहब आपको अंगार ताप संतप्त गर्भ, तो जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान के निचले तल के निर्मित कमरे में, मतलब एक ऐसा बेसमेंट समझते हो ना, मकान के नीचे मकान बना रहता है और इस बेसमेंट के ऊपर जो घर है उसमें अंगार होनी चाहिए, आग जो अंगार होती है ना, अग्नि वगैरह, ताकि इसके नीचे उष्णता बनी रहे। इस प्रकार की बातें, नॉर्मल सी बातें, आजकल तो और ही सुविधाएं हैं, उस समय की बातें हैं ये, लेकिन ये दो नाम आप लिखेंगे अच्छा लगेगा, अंगार ताप संतप्त गर्भ और गर्भ भूवेश में, घर के भीतर बनी हुई गुफा। तो ये भी आजकल जो बेसमेंट है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, घर हो और उसके अंडरग्राउंड एक और मकान हो, तो यही बात है। ठीक है, तो ये हो गया निवास विधि। शिशिर की बात करें, शिशिर ऋतु की, यहाँ पे शिशिर रह गया, शिशिर ऋतु की बात करें तो शिशिर ऋतुचर्या जो है हेमंत के जस्ट बाद आती है। अपन ने कहा था कि ये हेमंत है, लास्ट की बात की थी, फिर मैंने कहा था कि सबसे ऊपर जो है शिशिर बताई गई थी। तो कहने का मतलब अपन ने कहा था इसमें बल जो है वो उत्तम रहता है, और ये उत्तम इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो विसर्ग काल से आदान काल में परिवर्तित होती है, तो इसमें भी उत्तम ही रहेगा, नो डाउट। अचानक से कम थोड़ी होगा, धीरे धीरे क्षीण होगा। शिशिर ऋतु में नो डाउट ये ऐसा सा ही मौसम रहता है, तो ये जो इसकी ऋतुचर्या है वो समान जो है हेमंत की तरह होता है, हालांकि इसमें थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है सर्दी का। तो कहने का मतलब जो हेमंत है वो ही पूछी जाती है जनरली एग्जाम में हेमंत ही पूछी जाती है, शिशिर का नहीं आता है प्रश्न, लेकिन शिशिर का आ जाता है, घबराना नहीं है, जो हेमंत की जो बातें हैं वही आप शिशिर में लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो दो हो गई है ना, शिशिर कर लिए, हेमंत कर लिए, वसंत ऋतु की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन ने कहा कि साहब जो शिशिर ऋतु थी या फिर जो वसंत ऋतु थी, अब ये शिशिर नाम है यहाँ पे, आप यहाँ पे वसंत हेमंत भी आप इसमें इंक्लूड रखें क्योंकि दोनों ही सर्दियाँ थी। तो यहाँ पे शिशिर इसलिए है ताकि क्योंकि जस्ट पिछली ऋतु जो है इससे पहले वाली वो शिशिर ही है। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में कहा कि साहब सर्दी थी, ठंडा मौसम था, बिल्कुल था, तो उससे क्या हुआ, कफ जो है वो संचित हो गया शरीर में, कफ संचय हुआ। ठीक है, तो ये शीतल था, ठंड था, शीत की अधिकता से क्या हुआ, हेमंत ऋतु में कफ जो है वो संचित हो गया। ठीक है, लेकिन वसंत में क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ी गर्मी वगैरह थोड़ी आई, तो सूर्य की किरणों के कारण क्या हुआ, संतप्त होकर पिघलने लग गया। ठीक है, पिघलने लगा तो कफ क्या हुआ, दूसरे स्रोतों में जाने लगा। संचित था उस समय तो क्या होता है कि वो उसी स्रोत में, जैसे मान लो कफ स्थान कहाँ है, तो जैसे अगर वक्ष स्थल है ना, या फिर ये जो अधोभाग है वो क्या हो गया, वो कफ स्थल है, वहाँ पे कफ जो है वो संचित हो गया, अपने लंग्स वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो कफ संचित हुआ। लेकिन जैसे ही प्रकोपित होता है, आप देखोगे अभी थोड़ा क्रियाकाल वगैरह पढ़ोगे, उसमें संचय, प्रकोप, प्रशमन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो संचित हुआ और ये क्या हुआ, जैसे सूर्य गर्मी मिली ये दूसरे स्रोतों में जाने लगा। ये तो स्वस्थान पे संचित हुआ, लेकिन प्रकोपित होता है उस समय क्या होता है, उस समय दूसरे स्थानों पे जाने लग जाता है। तो ये प्रकोपित होके कहाँ चला गया, आमाशय में चला गया। आमाशय में जाके क्या करेगा, जो जठरा अग्नि है, ठीक है, जठरा अग्नि को क्या कर देगा, दुर्बल कर देगा, है ना, जठराग्नि को दुर्बल कर देगा। अब जठराग्नि दुर्बल होते ही अपने क्या होगा कि प्रतिशय जैसे रोग जो उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, प्रतिशय जुकाम हो जाती है ना अपने, तो अपन कहते हैं कि साहब अभी जो बदलता मौसम है आप इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो पूरे जो सीजन है वो जाएगी नहीं जुकाम, है ना, वो पानी गिरता रहता है। तो वो क्या होता है, वो संतप्त पिघला हुआ कफ होता है, ठीक है, संतप्त होकर पिघल जाता है, वो लगातार पानी गिरता रहता है। तो वो क्या होता है, वो इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि वो कोई बैक्टीरियल या फिर अपन कहें वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है ना। वायरल इन्फेक्शन वगैरह या तो थोड़े दिनों में खुद से ठीक हो जाते हैं या फिर अपन एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, तो लेकिन जो दोषगत जो रोग होते हैं दोषों की वजह से, अब ये तो दोष के प्रकोपित के होने की वजह से हुआ है, तो ये तो वो जब तक कि दोष शांत नहीं होगा तब तक रहेगा पूरी ऋतु में। अगली ऋतु आएगी तब तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसलिए जो है वो पूरी ऋतु रहता है इस प्रकार की जो प्रतिशय या फिर जुकाम वगैरह जो होती है वो। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात कर रहे हैं अपन वसंत की। तो इसमें कहा है कि साहब हेमंते चीयते श्लेष्मा वसंते से प्रकोप्यति, तो इन्होंने कहा है कि साहब हेमंत ऋतु में जो चय होगा, या फिर यहाँ पे हेमंत की जगह आप
शिशिर भी इसमें इंक्लूड करें, है ना। हेमंत और जो शिशिर है उसमें चय होगा, उसका प्रकोप कब होगा, जो चय हुआ क्या, श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफ, उसका प्रकोप कब होगा, वसंत ऋतु में, वही बात है। अब क्या करना है, अब साहब क्या करना है, अपने को वो कफ है उसका निर्हरण करना पड़ेगा ना, निर्हरण तो करना ही है कफ का, प्रकोपित हो गया है। तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, वमन करवा सकते हो, रुक्ष नस से ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, उनसे क्या हो सकता है, वो जो श्लेष्मा है कफ जो, उसका निर्हरण हो सकता है। वमन द्रव्य होते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ताकि आपके आगे काम आएगा। मदल फल जो है वो वमन द्रव्य होता है, अच्छा वामक द्रव्य होता है, आप देखने को भी मिलेगा आपको। इसके अलावा बेसिकली आप मान लो वमन वगैरह तो नहीं करवाए, इसके अलावा आप लघु भोजन का सेवन करें, रुक्ष भोजन का सेवन करें, जो जिसके गुण जो हैं, है ना। अब गुरु भोजन का सेवन करोगे तो कफ भी गुरु होता है और भोजन भी गुरु हो गया, तो वो उसको बढ़ा देगा, लेकिन अपने को क्या लघु भोजन करना है। दूसरी बात, चूँकि जठराग्नि अपनी मंद हो चुकी है प्रकोपित होने की वजह, तो अपन जठराग्नि जो है वो गुरु भोजन को नहीं पचा पाएगी, ठीक है। तो अपने को लघु करना है, रुक्ष करना है, व्यायाम तथा उपडन का प्रयोग अपने को करना है, ठीक है। जी हाँ, भोजन की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। तो भोजन में देखिएगा, वसंत ऋतु में पुराने जौ का सेवन करें, गेहूं की रोटी खाएं, मधु का सेवन करें आप, ठीक है। मधु कफ का हटाता है ना। 3 चीजें होती हैं साहब, तेल, घृत और मधु, याद रख लीजिएगा। आ भी गया पीछे, शायद अपन ने बात भी की थी। तो ये तेल जो है वो वात को समन करेगा, घृत जो है वो पित्त का समन करता है, और मधु जो है वो कफ का समन करता है, दबाता है, खत्म करता है, ठीक है। तेल यहाँ पे नहीं बताया गया, सिर्फ तेल नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझेंगे, तिल का तेल समझेंगे। घृत जो है गोघृत हो गया, मधु मधु होता ही है, ठीक है। और ये कफ का जो है वो समन करता है, इसलिए मधु का सेवन करें। जांगल देश के प्राणियों का मांस का सेवन करें आप। पान विधि की बात करें तो अदरक का पानी, नॉर्मल सी बातें समझ रहे हैं, चंदन का जल हो गया, मधु मिश्रित जल पीजिए आप, नागर मोथो का क्वाथित जल, मतलब नागर मोथा को जल में डालें, उसका क्वाथ बनाए, वो पीजिए, ठीक है। क्वाथ मतलब उबालने को बोलते हैं, समझ रहे हो आप। वसंत ऋतु में अपथ्य क्या होता है, ठीक है। अपथ्य आप थोड़ा ध्यान रख लें ऋतुओं का। गुरु शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना अपने को भी पता है, गुरु नहीं करना, क्योंकि कफ जो है बढ़ा हुआ ऑलरेडी, जठराग्नि मंद है, तो गुरु का तो आप कैसे करोगे। शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। दिन में नहीं सोना है आपको, ठीक है। दिन में सोने से क्या होता है, कफ बढ़ता है साहब, इसलिए नहीं सोना दिन में, ठीक है। स्निग्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना, कफ को बढ़ाएंगे। अम्ल, मधुर और मधुर रस प्रधान पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ठीक है, वसंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। अब क्या हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु जो सूर्य है उसकी तीक्ष्ण है, उसकी क्या जो किरणें हैं वो काफ़ी तीक्ष्ण हैं, उष्णता है उनमें। जलीय तत्व को जो है वो सुखा देता है। अब जलीय तत्व को सुखाने का मतलब क्या हुआ कि साहब कफ जो है वो जलीय तत्व है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो कफ को सुखा रहा है। तो कफ को सुखा रहा है तो कफ का क्षय हो रहा है, लेकिन वो शुष्क हवाएं, अपन ने कहा था कि साहब हवाएं रुक्ष हैं, सूर्य की गर्मी के कारण हवा रुक्ष हो रही है, तो वात जो है उसकी वृद्धि होगी रुक्षता की वजह से। वात का गुण है रुक्ष होना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें जो है आपको क्या क्या नहीं करना है, अपथ्य क्या क्या हो जाएंगे, आपको लवण, कटु और अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा व्यायाम और धूप का सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है ना। व्यायाम करोगे तो जो है और ज़्यादा शरीर में रुक्षता आती है, और धूप जो है वो सेवन नहीं करनी है, वो भी रुक्षता वाले कंसेप्ट है, ठीक है। जी हाँ, सेवनीय पदार्थों की बात करें अपन, क्या क्या खाना आपको, मधुर आहारों का आपको सेवन करना है, लघु स्निग्ध और जो पदार्थों का आपको सेवन करना है, ठीक है। शीतल एवं पेयों का सेवन करना है, ठीक है। शीतल और पेय मतलब ड्रिंकिंग, है ना, ड्रिंक करना है, पानी पीना है। अपन कहते हैं ना गर्मी में मैक्सिमम पानी पीजिए आप, ठीक है, ठंडा पानी पीजिए, इस प्रकार की बात है। तो गुरुणाम अर्ध सोहित्यम, तो यहाँ पे जो किसी प्रकार के दोष के वो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप गुरु पदार्थों का सेवन कर भी रहे हो, ठीक है, तो आपको भरपेट नहीं खाकर अर्ध सोहित्यम, जितनी आप खा सकते हो उससे आधा ही खाना है, ठीक है। इसके अलावा आप सत्तू का सेवन करें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें गर्मियों में आप सत्तू का सेवन करें, तो सर्दियों में नहीं करना है ना, तो वो अपन आगे देखेंगे बात।
पेय विधान, पेय में क्या क्या पीना है, रसाला हो गया, राग, राग रायते को बोलते हैं, ठीक है। खांडव बोलते हैं खट्टे मधुर नमकीन रसों का घोल, खट्टी छाछ पीते हैं ना वो, है ना, उस प्रकार से कुछ है। पंचसार, पंचसार में देखिए ये याद कर लीजिएगा पंचसार, क्योंकि ये इस प्रकार की विशेष बातें आप लिख के आओगे ना, यहाँ पे बहुत ही फिल्टर्ड मटेरियल लिखा गया और सफिशिएंट मटेरियल है। पंचसार की आप बात करते हो ना, तो इस प्रकार की बातें जैसे पंचसार हो गया, कुछ और बातें, है ना, तो ये सब आप ऐसी बातें लिख के आओगे ना, तब क्या फोकस आता है थोड़ा, है ना, ऐसे लगता है कि आप पढ़ के गए हो। अगर रामायण लिख रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आता, तो बीच में आप कुछ कुछ अपना मटेरियल डालते रहें बेसिक, बीच बीच में मोटी मोटी बातें, ताकि ध्यान जाए एग्जामिनर का, ठीक है। तो पंचसार क्या होता है, मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्रित तथा जल, इनका मंथ बनाया जाता है, ठीक है, और इनसे क्या होता है, इसको पंचसार बोलते हैं, ठीक है। तो पंचसार आप 5 चीज़ें याद रखें, मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री और जल, तो ये पंचसार बना है, इसको पीजिए आप, ठीक है। तो ये पेय विधान हो गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे वर्षा ऋतु की, ठीक है। वर्षा ऋतु में बात करें तो अपन ने कहा कि साहब आदान काल के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही जो अग्नि जो है वो क्या हो गई, मंद हो गई। अब वर्षा ऋतु में क्या हुआ कि साहब विसर्ग काल शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो अब उसमें तो क्या अपन ने जो आदान काल है उसमें तो अपन ने शिशिर की बात कर ली, वसंत की बात कर ली और ग्रीष्म की बात कर ली, ठीक है, इन 3 ऋतुओं की बात कर ली। अब ग्रीष्म में अपन ने कहा था कि बल क्या हो गया साहब, अल्प हो गया, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तेज थी। गर्मियों में अपने को पता है अपन थक जाते हैं, गर्मियों में काम थोड़ी होता है, एकदम थकान आती है शरीर में, अल्प थी अग्नि, जो बल था वो अल्प था। लेकिन वर्षा ऋतु में भी अल्प ही रहेगा, अचानक से ऐसा थोड़ी कि वर्षा ऋतु विसर्ग काल की है तो अचानक से बल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब प्राणियों की अग्नि जो है वो मंद है ही, और जो है विसर्ग काल शुरू हो गया है, ठीक है। तो अग्नि पहले से ही मंद है, तो कहने का मतलब बल जो है वो अल्प है। तो आदान काल के प्रभाव से क्या हो रहा है, दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि वर्षा ऋतु में वातादि दोषों से और अधिक मंद पड़ जाती है। अब क्या हुआ, जैसे ही दोष प्रकोपित होने लग जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो उनसे जो है वो अग्नि जो और मंद पड़ जाती है। तो अपने को कौन कौन से सेवन करना है, कौन कौन सी चीज़ों का, कि जो वो अग्नि जो है वो मंद ना पड़े। अब सब आपको क्या करना है, साधारण आहार विहार लेना जो वातादि दोषों का समन करने वाला हो, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या हो, जठराग्नि वर्धक हो, तो जठराग्नि को थोड़ा बढ़ाए, ठीक है। जी हाँ, बात करेंगे अपन। दूसरी बात इसमें क्या करना, अपन ने कहा कि इसमें लगभग जो है वो दोष प्रकोपित होते हैं, तो इसमें अपन ने शरीर शुद्धि करनी है। तो शरीर शुद्धि में क्या है साहब, वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा संचित दोषों का शोधन करके आस्थापन बस्ती का सेवन करना है, ठीक है। तो आस्थापन बस्ती विशेष तौर पर वायु के लिए होती है, वात दोष के लिए होती है। इसके अलावा बात करें अपन, ये शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि का मतलब लगभग पंचकर्म से है, ठीक है, पंचकर्म होते हैं। तो यहाँ पे शरीर शुद्धि के लिए वमन विरेचन और बस्ती भी लिख सकते हैं आप, बस्ती लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो वमन विरेचन बस्ती की बात करें तो यहाँ पे आस्थापन बस्ती बताया गया, इसको निरूह बस्ती भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बात करें अपन सेवनीय आहार कि साहब जो वर्षा ऋतु है इसमें कौन कौन से आहार सेवन करने, पुराने जौ और गेहूं का सेवन करना है, हरिण आदि जांगल प्राणियों का मांस लेना है, पुराना मधु का सेवन करना है, पुराने आसव, पुराने अरिष्ट, ये सब लेने हैं। एक है कि साहब पंचकोल युक्त मांस रसों का सेवन, ठीक है, मांस रसों में पंचकोल डाल दें। इसके अलावा यहाँ पे आप सोवरचल नमक भी आपको देखने को मिल जाएगा, सोवरचल नमक युक्त मांस रसों का सेवन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पंचकोल में साहब 5 प्रकार की चीज़ें, ये आप याद कर लें, बहुत काम आएगा, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और नागरमोथा, ठीक है। तो ये आप याद कर ले पंचकोल। तो ऐसी बातें भी लिख के आए, जैसे आप पंचकोल टर्म काम में ले रहे हो, सीधा क्वेश्चन आता है, पंच मूल का बेसिक क्वेश्चन आ जाता है अष्टांग हृदय में बहुत आराम से। पंचकोल आप याद कर सकते हैं, पंचकोल का सीधा पूछ लेते हैं, 2 नंबर में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप ऐसी चीज़ें याद कर लेंगे यहीं पे, जैसे ही एग्जाम में आपको पंचकोल लिख के आना हो तो ये 5 नाम भी उसमें लिख के आए, ठीक है।
तीसरी चीज़ है त्याज्य विहार। कौन कौन से विहार आपको नहीं करने हैं, तो इसमें साहब आपको सत्तू का सेवन नहीं करना है, दिन में आपको नहीं सोना है और अधिक परिश्रम आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका शरीर भी दुर्बल है और जठराग्नि भी दुर्बल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन शरद ऋतुचर्या की। ठीक है, शरद ऋतुचर्या में अपन देखें कि वर्षा ऋतु में संचित पित्त, वहां पे क्या हुआ साहब, पित्त का जो है वो संचित हुआ, और शरद ऋतु में क्या हुआ, वो कुपित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है कि साहब जो कुपित हो गया, कौन, पित्त कुपित हो गया, तो पित्त का समन करने के लिए जो द्रव्य होते हैं उनका अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेवन करना है। तो 3 प्रकार के रस होते हैं, कसाय, बात करेंगे इनकी अपन, फिर से बात करेंगे, अभी बता रहे हैं, कसाय, तिक्त और मधुर, ये 3 प्रकार के रस होते हैं जिनका अपने को पित्त का समन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेवन करना है, विशेष तौर पे तिक्त घृत का सेवन करना अपने को, विरेचन करना पित्त के लिए विशेष होता है, जानते हो ना, वात, पित्त, कफ, इनका शोधन करने के लिए क्या होता है साहब, वात के लिए वस्ती हो गया, पित्त के लिए विरेचन हुआ और कफ के लिए वमन हुआ। अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो ये इस प्रकार से रहते हैं, तो ये बिल्कुल आप, ठीक है, रक्त मोक्षण आप करें, रक्त मोक्षण पित्त के लिए ही होता है, पित्त के लिए होता है रक्त मोक्षण भी। ठीक है, क्योंकि जो रक्त होता है वो पित्त से बना हुआ होता है, समझ रहे हो। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, आहार विधि। आहार विधि की बात करें तो बिल्कुल यही बात है जो मैंने कहा कि साहब तिक्त, मधुर और कसाय, तो कसाय, तिक्त, मधुरा, ध्यान है ना, श्लोक पढ़ा था अपन ने। तो तिक्त, मधुर और कसाय रस प्रधान जो द्रव्य होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, शरद ऋतु में। इसके अलावा अगर और खाने में बात करें तो साली चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, परवल, मधु तथा जांगल प्राणियों के मांस का सेवन आपको करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आती है हंसोदक, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, हंसोदक का बहुत आराम से आ जाता है। ठीक है, हंसोदक में अगर बात करें तो ये जो डेफिनेशन है ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखें और बहुत सही से याद कर लें इसको, है ना। सूर्य एवं चंद्रमा की किरणों से सुसेवित तथा अगस्त्य तारा के उदय हो जाने से पवित्र। तो 3 चीज़ें इसमें ली गई हैं, एक तो सूर्य लिया है, चंद्रमा लिया है और अगस्त्य तारा। ठीक है, तो इन दोनों के, सूर्य और चंद्रमा में भली प्रकार से जो है वो जो नेचुरल इनकी जो लाइट होती है उसमें जो है रहा हुआ जल, सूर्य की रोशनी में भी और चंद्रमा की रोशनी में भी, ठीक है, दोनों की रोशनी में। साथ में जो अगस्त्य तारा है वो जो है उसके उदय हो जाने से पवित्र, निर्मल और दोषनाशक, ठीक है, जिसमें कोई दोष नहीं हो, पवित्र हो, वो जल जो है उसे क्या कहते हैं, उसे हंसोदक कहते हैं। ठीक है, तो इसे हंस से तुलना की गई है, हंस प्लस उदक, समझ रहे हो, तो इसको हंसोदक बोला है। यह अमृत के समान गुणों वाला होता है और पीने योग्य होता है, तो इसका सेवन करना चाहिए हंसोदक का। ठीक है, तो हंसोदक की, जी हाँ। इसके बाद बात करें अपथ्य की बात करें, अगर अपन शरद ऋतु में अपथ्य की बात करें तो क्षार पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, काफ़ी विशेष बात है। तेल का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तेज धूप में नहीं रहना, तीक्ष्ण मध्य का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं सोना है। ठीक है, पूरब की ओर से बहने वाली वायु का सेवन अपने को नहीं करना है। तो ये जो है अपथ्य की बातें हैं, ये भी अपन जरूर देख लें थोड़ी। इसके बाद कुछ बातें जो चैप्टर के लास्ट में बच जाती हैं, है ना, वो है संक्षिप्त ऋतुचर्या। अपन जो ऋतुचर्या की बात थोड़ी और करेंगे, है ना, वैसे तो ये बातें अपन ने लगभग कर ली हैं लेकिन इनको कम्युलेटिवली बात कर लेते हैं। तो ये संक्षिप्त रूप में आप ध्यान रखें कि साहब अपन ने बात की थी, सबसे पहले रसों की सेवन की बात की थी। तो अपन ने कहा कि साहब शीतकाल में, हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में, ठीक है, इन तीनों में बात करें तो मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन अपने को करना चाहिए। वसंत ऋतु की अगर अपन बात करें तो तिक्त, कटु और कसाय रसों का अपने को सेवन करना चाहिए। ठीक, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो विशेष तौर पर अपने को मधुर रस का सेवन करना है। ठीक है, और शरद ऋतु की बात करें तो अपने को कसाय, तिक्त और मधुर, जो अपन ने अभी अभी बात की है, इनका सेवन करना। तो ये आप एक जगह कम्युलेटिवली अपने को मिल गए हैं और इनकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, संक्षिप्त ऋतुचर्या की बात कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर अपन बात करें अन्नपान की बात करें तो शरद ऋतु में अपने को, शरद और वसंत में अपने को रुक्ष अन्नपान करना है। ग्रीष्म और शरद में अपने को बात करें तो शीत गुण प्रधान अन्नपान अपने को सेवन करना है। हेमंत, शिशिर और वर्षा की अगर बात करें तो अपन बात करेंगे स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान की। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने को एक बार फिर से शॉर्टली अपन देख रहे हैं। बाकी अपन ने क्या अन्नपान करना है, क्या पेय लेना है, वो सारी बातें अपन ने की हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज अपन बात करते हैं ऋतु संधि की। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऋतु संधि क्या होता है। तो दो संधियों के जोड़ को बोलते हैं, दो ऋतुओं के जोड़ को बोलते हैं। संधि मतलब जोड़ होता है। ठीक है, दो ऋतुओं का जो जोड़ होता है, दो ऋतुओं को जोड़ना, दो ऋतुओं के मध्य संधि करना, वो ऋतु संधि हो जाता है। होता क्या है, प्रथम ऋतु के अंतिम सप्ताह, ठीक है, और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, यह 15 दिन का समय ऋतु संधि होता है। ठीक है, तो 7 और 7 14 हो गए, तो लगभग ये 15 दिन हो गए। आधा महीना जो होता है ये ऋतु संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सातम्य। सातम्य क्या चीज होता है? सातम्य का मतलब जो आहार विहार वेशभूषा देश जिस पुरुष को अनुकूल हो वह उसके लिए सातम्य है। सातम्य का मतलब लगभग होता है आदत से। कभी भी सातम्य का मतलब ये नहीं होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साहब कोई अच्छी चीज़ होती है वो ही सातम्य होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को, जैसे शरद ऋतु है, मान के चलिएगा, शरद ऋतु में दिन में सोना अपथ्य बताया है। ठीक है, दिन में कोई सोया वो अपथ्य बताया। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि साहब जो कुछ लोग होते हैं वो दिन में सोते हैं, रेगुलर सोते हैं दिन में, शरद ऋतु में भी। अगर उनका दिन में सोना अचानक से छुड़वा दिया जाएगा तो उनके दोष पर कुपित हो जाएंगे। उनके दोष समावस्था में तभी हैं जब वो दिन में सोते हैं। तो कहने का मतलब वो चीज़ उनके लिए क्या हो रखी है, वो सातम्य हो रखी है। तो चिकित्सा में सातम्य की क्या महत्व है इसका? जनरली ऐसा है कि कुछ खाने का है, खाने से संबंधित कोई चीज़ है ना, तो किसी चीज़ को अचानक से नहीं छुड़वाना होता। अपने को देखना होता है कि ये कहीं जैसे कुछ ऐसी चीज़ें सेवन करते हैं जो सही नहीं रहती है, तो उनको क्या है, वो धीरे धीरे उनको कम करवानी होती है। तो सातम्य को कम करवाने के भी नियम होते हैं, वो भी अपन बात करेंगे उनकी। तो इसलिए सातम्य की जो है वो चिकित्सा में उपयोगिता रहती है कि साहब कोई चीज़ ऐसी है जो सातम्य हो रखी है तो उसको अचानक से नहीं छुड़वाना है, धीरे धीरे करके उसको छुटवाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक की। जो अपना 3rd चैप्टर है जो ऋतुचर्या का, वो कंप्लीट है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और इसमें काफ़ी जो है वो मेहनत की जाती है, तो आप ज़रूर थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दें, बातें बुरी लगें ज़रूर बताएं, है ना। और भी कोई आपका विशेष सुझाव हो उसको ज़रूर बताएं। PDF आपको डाउनलोड करना हो तो आप अपनी वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अलग से वहाँ पे अष्टांग हृदय करके लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। प्रतिक्रिया अवश्य दें, ज़रूर कुछ ना कुछ करें, है ना। और काफ़ी मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें जी। बहुत बहुत धन्यवाद।